हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जीएस लर्निंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, उसके आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं हम, जैसे बोर्ड के लिए भी रहेंगे एंड आपके जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करें। उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था। काफ़ी बड़ा वीडियो था वो, लगभग 3 घंटे का वीडियो था। तो उस वीडियो में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो सभी चीज़ें देख लो एक बार। एरिया वेक्टर, ये एरिया एक वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसकी। फिर फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होती है नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं अपन फ्लक्स। एंड फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस होता है उसका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। ई वहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, डी एस इज द एरिया। फिर गॉस थ्योरम पढ़े थे हम कि गॉस थ्योरम में क्या कहते हैं कि जो भी अपना टोटल फ्लक्स होता है किसी सरफेस से निकलने वाला, जिसके अंदर एक चार्ज रखा होता है क्यू, तो वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द क्यू। तो स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से जिसके अंदर चार्ज क्यू रखा है कितना हो जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फिर जब दो फॉर्मूले हो जाते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एस भी फाई हो जाता है एंड फाई इजिकल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन हो जाता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो फिर हमने देखा था गॉस थ्योरम को प्रूव करना, कि गॉस थ्योरम को प्रूव करा था हमने एक सिमेट्रिकली क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, जहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन हमने प्रूव कर लिया था। एंड गॉसियन सरफेसेस बताए थे आपको कि लाइन चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए, वॉल्यूम चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं कि जहाँ पर गॉसियन सरफेस की दो प्रॉपर्टीज होती है मेनली। फर्स्ट होती है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, एंड सेकंड कि वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। एंड कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कि कूलम्स लॉ को प्रूव करना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये गॉस थ्योरम से कैसे प्रूव करते हैं। फिर जो मेन अपना वो आता है सेक्शन, वो आता है यहाँ से डेरिवेशन से, कि लाइन चार्ज अगर दे रखा है, इन्फिनिट लाइन चार्ज जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ से अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं मेनली। कि लैम्डा अगर दे रखी है तो इससे आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 1/4πε 2 लैम्डा अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं आज। फिर सेकंड, इन्फाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, जहाँ पर सिग्मा इसकी इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। देन टू इन्फाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स हो अगर, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए हमने बताया था, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन के लिए, कि यहाँ पर दोनों की वजह से आउटवर्ड इस डायरेक्शन में नेगेटिव आएगी, -1/2 एप्सिलॉन सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। एंड सेकंड में जो सेकंड रीजन था इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ए और बी की वजह से, तो 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। फिर थर्ड रीजन में दोनों की तरफ से ऐड हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल देखा था हमने कि शेल की वजह से कैसे होता है। तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह कॉन्सेंट्रेट वो रिएक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेट जैसे सेंटर पे हो, ठीक है ना, एक पॉइंट चार्ज। तो 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर अगर आउटसाइड हो। फिर सरफेस पे हो तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाती है, आर जो शेल की रेडियस होगी। फिर लास्ट में इनसाइड द शेल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं करता। ये सब हमने गॉस थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं, राइट। फिर लास्ट में सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से देखा था, तो यहाँ भी हमने ये निकाल ली थी 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एंड व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ द चार्ज, ये भी देख लिया कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में होती है तो के से डिवाइड कर देते हैं। एंड लास्ट में ये था कि जब इनसाइड द स्फीयर ऑफ हो तो कितना वो चार्ज उसके अंदर है, स्फीयर के अंदर, उससे हम निकाल लेते हैं।
तो ये सभी चीज़ें जो हमने अभी आपसे डिस्कस करी, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले के सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से मिल जाएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हो आप, इट मीन्स ये जो वीडियो है ये पार्ट 6 होगा। तो इस पार्ट 6 में आपके पास फर्स्ट चैप्टर जो है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप रेफरेंस बुक वो करते हो, तो वहाँ पर एक ही यूनिट दे रखे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ चैप्टर्स वाइज है, वहाँ यूनिट वाइज है। तो वहाँ पर अपना ये गॉस थ्योरम तो कंप्लीट हो जाएगा। रेफरेंस मतलब प्रदीप वगैरह अगर ये सब यूज़ करते हो आप, ठीक है। अच्छी बुक है वैसे, प्रदीप, ABC, XYZ कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। तो अगर उसको यूज़ कर रहे हो आप, तो वहाँ आपकी यूनिट 1 में कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी आज। तो दोनों में ही आपके लिए अब बचेगा जो नेक्स्ट आ जाएगा, अपन सेकंड चैप्टर में मूव करेंगे, वो होगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और यूनिट वाइज देखें तो अभी हम यूनिट में चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने में हम फोर्थ चैप्टर पे आ जाएंगे। तो चलिए फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं, नोट डाउन करिए एंड वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नई वीडियोस के लिंक मिल जाया करें। सो राइट डाउन पार्ट 6, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो टाइप ए देखते हैं पहले, सभी टाइप के करेंगे। तो टाइप ए में प्रॉब्लम लिखते हैं। अ प्लेन सरफेस having area of 0.5 meter square is placed inside a uniform electric field of strength यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। पहले कंप्लीटली राइट कर लो, फिर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, calculate the electric flux through the surface when the normal to its plane makes an angle of 30°, 60°, 90° with the direction of the electric field. So क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। नाउ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पढ़े कि एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो जो भी हमारे पास दे रखा है पहले इसको नोट कर लेते हैं कि एरिया दे रखा है हमको, एरिया ए 0.5 मीटर स्क्वायर इस प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 5 × 10⁻³ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमको E 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ समझें, व्हेन द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30°, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। 60 और 90 हमने नहीं पढ़े, क्यों?
क्योंकि 30 डिग्रीज है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका 30 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें फाई। तो फर्स्ट पॉइंट पे अपन लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा क्या है अपना एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। नाउ अब ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था अपना कि जो फाई होता है वो क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, यही होता है। वेयर फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस इज द सरफेस एरिया एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर में, है ना, या ए वेक्टर बोल सकते हैं, नॉर्मल टू द ए वेक्टर। सो फाई इज इक्वल्स टू ई, यहाँ पे हमको कितना दे रखा है 5 10⁻³ एस का मतलब ए हो गया है एरिया, तो एरिया कितना है 0.5 cos 30, cos 30। सो फाई इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ इंटू 0.5 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हो जाती है अपनी √3/2, कितनी होती है √3/2। नाउ फाई निकालना है हमको, तो ये कैलकुलेशन करनी होगी। तो 5 × 10⁻³ 0.5 एंड √3 कितना होता है 1.732, तो 1.732/2, ये हो गया फाई, ठीक है। अब जो सॉल्व करते हैं तो 5 × 10⁻³ इंटू 0.5 इंटू 2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 2 इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है। नाउ 17 है तो 16 में आएगा, तो 2 8 × 16, ठीक है। फिर 13 हुआ, 1 बचा, 13 बचा, फिर 2 6 × 12, फिर 1 बचा, तो 2 6 × 12। नाउ 5 इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो यहाँ देखें 5 × 5 कर लें तो कितना हो जाएगा 25, तो ये 2.5 आ गया इंटू 0.866 इंटू 10⁻³ अब 2.5 इंटू 866 करेंगे तो 2.5 इंटू, देखो इसके पावर कितनी है 3, यहाँ 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 866। नाउ 866 इंटू 2.5, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 एंड 3 33, 3 5 8 ज़ा 40 एंड 3 43। नाउ 8 6 2 ज़ा 12, 1 6 2 ज़ा 12 13, 8 2 ज़ा 16 एंड 17, 2 5 6 1 2। सो ये आया 2165 पॉइंट, एक पॉइंट आ जाएगा ना डेसिमल के बाद 2, एंड यहाँ पर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। सो सेकंड, व्हेन थीटा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो उस केस में फाई क्या आ जाएगा ई एस कॉस थीटा अगेन, या ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल्स टू ई कितना है 5 10⁻³ एस, एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, गिवन दे रखा है 0.5 इंटू कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, 5 × 10⁻³ इंटू 0.5 इंटू कॉस 60 कितना होता है बताएं, तो 1/2 होती है। ये वैल्यूज हम साथ साथ लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए इनिशियल चैप्टर में। ना इसको सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा की जगह हमने 1/2 लगा दिया। सो फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो क्या था 0.5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, तो फाई इज इक्वल्स टू, देखें 5 × 5 25, तो पॉइंट आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ ऑन 1/2। नाउ 2.5 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ का मतलब है कि 1 के पीछे 3 जीरो, तो यहाँ इसके पीछे 3 जीरो आएंगे, एक डेसिमल हट जाएगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 5
0.00/2। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये 2 2 जो 4, 10, ठीक है, 2 5 10, 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लास्ट थर्ड, जब एंगल 90 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 5 ES cos 90। 5 कितना है, 5 10⁻³ एस कितना हो जाएगा अपना, ये था 0.5 cos 90, फिर से लिख देते हैं हम, cos 90 0 होता है तो 0 हो जाएगा, तो 5 सबका आंसर आएगा 0, तो फ्लक्स आ गया इस केस में 0। देखें अब इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा प्रॉब्लम में, बट हम एक चीज़ और समझा देते हैं इसमें, कि इसमें जो दे रखा है इसमें एक्चुअल में बन कैसे रहा होगा ये। तो ये देखें, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट वाले को देखें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड अपना जो सरफेस है इसको बनाने की कोशिश करें अब भी कि यहाँ पे अगर जो एरिया है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है, याद रखें नॉर्मल वेक्टर इससे 30 डिग्री बना रहा है, तो मान लेते हैं ये इसका नॉर्मल वेक्टर है एरिया का, एन वेक्टर, ये ई वेक्टर ये। तो अब इससे लेके एक सरफेस बना दें, तो सरफेस को जैसे रखा होगा कि इसका नॉर्मल वेक्टर इसके साथ 30 डिग्री बना। सेकेंड केस, यहाँ पे मान लेते हैं ये ई है, अब यहाँ पे इसका जो नॉर्मल है वो थोड़ा ग्रेटर एंगल हो गया 60 डिग्री, तो इस केस में सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे नहीं रखा बट बना लेते हैं, ठीक है। इस केस में सरफेस ऐसे रखा है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इससे 90 डिग्री पे है सरफेस का, तो इस केस में सरफेस कुछ ऐसे रखा है, इसीलिए देखो इस पर फ्लक्स 0 आ रहा है, नॉर्मल से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। सो प्रॉब्लम 2, there is a uniform electric field of 3 10⁻³ Newton per coulomb. What is the net flux of the uniform electric field through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate axis, to the coordinate planes. So write down the solution. क्या दे रखा है समझो जरा, कि देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻³ आई। आई का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, आई जे एंड के 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। आई होता है एक्स एक्सिस में, जे होता है वाई एक्सिस में, के होता है जेड एक्सिस में। तो जैसे अपना ये 3D स्पेस है, तो ये आई हो गया इधर, ये इधर जे हो गया एंड ये इधर के हो गया। यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट लेंथ का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3 × 10⁻³। बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 × 10⁻³ इस डायरेक्शन में दे रखी है, इस डायरेक्शन में 3 10⁻³ आई, क्योंकि आई डायरेक्शन यही तो है, तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। तो नेट फ्लक्स बताएं, एक क्यूब के थ्रू जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वो ऐसे रखा है ताकि उसके जो फेसेस हैं, ठीक है, क्यूब के, वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं।
तो यहाँ वो कुछ ऐसे बनेगा, समझे ज़रा, इसको ट्राई करें बनाने की। जैसे ये एक्स और ये जेड है, तो एक्स जेड के पैरेलल एक फेस हो गया, फिर एक फेस इसका क्यूब का यहाँ पे बन जाएगा वाई जेड के पैरेलल, ये वाई जेड के पैरेलल एक फेस हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब एक ये फेस हो गया, ये नीचे आपको दिख रहा है, एक ऊपर बना है, ऊपर और एक नीचे, ये फेस दोनों हो गए एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तो दो फेस हो गए एक्स वाई के पैरेलल, दो फेस हो गए ये वाला एंड ये वाला, किसके, वाई जेड के पैरेलल, एंड ये वाला, ये दोनों पैरेलल हो गए एक्स जेड के पैरेलल। तो टोटल इससे फ्लक्स कितना निकलने वाला है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। क्यूब है तो सारे साइड 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हेयर ई दोस्तों हो जाएगा 3 10 की पावर, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बताने को चाहें तो ये एक लाइन में बता सकते हैं, बट पूरा आराम से लिख के करते हैं, ठीक है। एरिया है 20 × 20, एरिया कितना हो जाएगा, देखें जैसे ये प्लेन्स है, फर्स्ट सेकंड थ्री कितने होते हैं टोटल, 6 प्लेन्स होते हैं। तो 6 प्लेन्स के जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मीटर में अगर देखें तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। नाउ थ्रो अ फेस पैरेलल टू xy प्लेन, थ्रो अ फेस पैरेलल टू xy प्लेन। अब समझे जरा, xy प्लेन कहाँ पर है, ये रहा x, ये रहा y, तो इसके पैरेलल ये वाला जो फेस है, ये वाला, ठीक है, ये फेस A1 ये है, इसका एरिया कितना है 4 × 10 की पावर -2, जी समझ गया ना, 10 की पावर 4 से डिवाइड करा तो इतना आया, 4 × 10 की पावर -2 इसका एरिया है मीटर स्क्वायर। एंड इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो किधर है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा z डायरेक्शन में। तो z डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर है तो यहाँ लिखेंगे k वेक्टर, क्योंकि z डायरेक्शन में k वेक्टर होता है, k यूनिट वेक्टर, ठीक है। जिस तरफ इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, अगर z में है तो k, x में है तो i, जैसे बाकियों का x में और y में आएगा, तो जैसे इसका किस में आया, k में। तो A1 क्या हो गया 4 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, k यूनिट वेक्टर है ना। नाउ हम थ्रो अ फेस पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के जो फेस पैरेलल है ये एंड ये, इन दोनों से निकालना है फ्लक्स अभी, राइट। तो इसको हम मानते हैं φ1, देयरफॉर φ1 = E × A1 हो जाएगा, E × A1, E कितना है 3 10 की पावर 3 I, 3 10 की पावर 3 I, एंड A1 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका जो फ्लक्स का एरिया है वो कितना हो जाएगा 4 10 की पावर -2, ठीक है, K, राइट। नाउ E.A1 जो फाई है, E.A1 समझ गए ना। इस होल क्यूब से अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो हर एक फेसेस से फ्लक्स निकालना होगा, तो पहले हम उन फेसेस से निकालने हैं जो एक्स वाई के पैरेलल है। तो ये एक्स वाई के पैरेलल है, ये एक्स वाई के पैरेलल है, दोनों एक्स वाई के पैरेलल हो गए। तो इससे जब निकाला तो कितना आया, इसकी पहले एरिया लिखा कितना है 4 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, K1, क्योंकि यह डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसलिए आई और के हमें लिखने होंगे, है ना। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर 3 × 4 × 10 की पावर -2, टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल आएगा 12 × 10 की पावर 1, 3 और ये 2 हो जाएगा 1। एंड आई डॉट के भी तो होगा यहाँ पे, आई का डॉट प्रोडक्ट होगा के से, एंड आई डॉट के जो होता है वो होता है 0। ये चीज़ आप नोट कर लें कि आई डॉट के होता है 0, ठीक है। या फिर जे डॉट के होता है, जे कैप डॉट के कैप होता है 0, या फिर आई डॉट जे होता है 0।
मतलब आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, ये सब जीरो होते हैं। तो आई का के साथ कितना हो गया, जीरो, तो ये आंसर आया जीरो। तो इसका मतलब इस फेज से और इस फेज से, दोनों ही फेज से जो फ्लक्स है वो है जीरो। तो एक्स वाई प्लेन से समझ में आया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे वाई जेड प्लेन से, ठीक है। तो थ्रो अ फेस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तो एरिया कितना है वाई जेड प्लेन का, अगेन वही होगा 4 × 10⁻⁻² लेकिन डायरेक्शन बताएं इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी वाई जेड की। तो वाई एंड जेड किधर है, ये वाई है ये जेड है। तो इस वाई जेड की इस प्लेन की डायरेक्शन बताएं। डायरेक्शन कुछ नहीं है, बस सिंपल इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर देखें तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ नजर आ रहा है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ नजर आ रहा है। तो ये कितना है जी, तो ये आई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आई, ठीक है। तो देयरफॉर फाई टू हो जाएगा अपना ए टू ई टू एंड ए टू और ई टू का क्रॉस प्रोडक्ट। तो फाई टू इक्वल्स ए टू हो गया अपना 4 × 10⁻² एंड कितना है जी आई कैप, हमने आगे पीछे लिख दिए, इट्स ओके। एंड ई टू क्या हो जाएगा, ई टू है अपना जो एरिया दे रख वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3 × 10⁻³ आई कैप। तो 4 3 12 एंड 10⁻³ हो गया 10। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रहा है वो हो रहा है आई डॉट आई का, प्रोडक्ट किसका हो रहा है आई डॉट आई का। आई डॉट आई होता है दोस्तों 1, आई डॉट आई कितना होता है 1। तो 120 × 1 हो गया 1। तो फाइव टू आ गया अपना 120 Nm²/कूलम। तो जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल थे ये और ये फेस, इनसे कोई फ्लक्स नहीं था, जीरो था। बट ये वाई जेड प्लेन से जो जा रहे हैं फ्लक्स, उससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो है अपना 120 Nm²/कूलम। ये एक से है ना, अभी इसको कंप्लीट समझते हैं। नाउ देयरफॉर अभी एक पार्ट रह गया अपना, देयरफॉर अ फेस पैरेलल टू एक्जेड प्लेन, एक्जेड प्लेन के जो फेस पैरेलल है उससे एरिया, उससे कितना आ जाएगा फ्लक्स। तो 4 × 10⁻² आई मीटर स्क्वायर, सॉरी जे मीटर स्क्वायर। एक्जेड प्लेन कौन सा है समझ में तो आ रहा है ना आपके, एक्जेड कौन सा है, ये है एक्स और जेड, ये रहा एक्स ये रहा जेड, तो ये रहा एक्जेड, ठीक है, ये रहा एक्जेड। इनसे पास होने वाला फ्लक्स, इनका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इनका नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में दिख रहा है, जे डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा अपना 4 × 10⁻² एरिया एंड जे मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया के साथ वो यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं जो उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा। देयरफॉर फाइव थ्री कितना हो जाएगा, ए थ्री कर लें इसको, फाइव थ्री हो जाएगा अपना ई, या ई आएगा, ई ए टू नहीं आएगा, ई इंटू ए थ्री, ठीक है। ई डॉट ए थ्री, ई कितना है 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट 4 × 10⁻² जे कैप मल्टीप्लाइड 4 × 3 12, 3 एंड -2 10 एंड आई डॉट जे। आई डॉट जे हमने पीछे लिखाया है आपको, कितना होता है आई डॉट जे जीरो होता है, ठीक है। तो ये आ गया अपना जीरो। तो फाइव थ्री आ गया अपना जीरो, समझ गए। तो ये वो फ्लक्स है जो एक्जेड प्लेन से पास हो रहा है। इन ईच प्लेन देयर इज अ, अब समझे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इच, इन ईच प्लेन देयर इज अ सेट ऑफ टू फेसेस ऑफ द क्यूब थ्रो वन फेस electric flux enters
and through another phase other phase an equal flux leave. तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब फाई इक्वल्स टू फाई वन माइनस फाई वन प्लस फाई टू माइनस फाई टू प्लस फाई थ्री माइनस फाई थ्री एंड सब करा तो ज़ीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स फर्स्ट सरफेस से एंटर करेगा उतना ही सेकंड सरफेस से आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से जितना एंटर करेगा यहाँ से आउट हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर किया उतना फ्लक्स लीव कर गया। और टाइप बी क्या है? ऑन गॉस थ्योरम। ऑन गॉस थ्योरम। तो प्रॉब्लम नोट करें। पॉइंट चार्ज ऑफ 10 की पावर -7 कूलम is situated at the center of a cube of 1 meter side. Calculate the electric flux through its surface. सॉल्यूशन देखते हैं। चार्ज दे रखा है हमको Q इजिकल्स टू 10 की पावर -7 कूलम। साइड A इजिकल्स टू 1 मीटर एंड फ्लक्स 5 मानते हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि एक पॉइंट चार्ज है 10 की पावर -7 कूलम का, जो सेंटर पर रखा हुआ है क्यूब के, और 1 मीटर साइड, क्यूब की साइड है 1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट सरफेस। तो उसकी सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई चार्ज इनक्लोज होता है किसी क्लोज सरफेस से, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स हो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन। तो फाइव इजिकल्स टू Q कितना है? 10 की पावर -7 अपॉन एप्सिलॉन आप जानते हो 8.854 10 की पावर -12 होती है, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 10 की पावर -12 ऊपर गया तो 10 की पावर 5 बचता, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 12 में 7 गए 5 अपॉन 8.854, ठीक है। तो 5 इजिकल्स टू, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ 10 की पावर 5 को 10 इंटू 10 की पावर 4 लिख देते हैं, 8/8.54, ठीक है। डिवाइड करें 10/8.854, तो 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा जी? 8.854 माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 4 गए 6, ठीक है। फिर 9 में से 5 गए 4, फिर 9 में से 8 गए 1, फिर 9 में से 8 गए 1, तो 1.116। ना पॉइंट अगर लगा देते हैं तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से इंटू करते हैं तो 8 पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा? 854, एक जीरो लगा देते हैं, ये पॉइंट इधर आ गया ना आगे। 10 में से 4 गए 6, फिर 5 में से 5 गए 0, फिर यहाँ पे 5 में से 5 गए 0, 14 में से 8 गए 6, ठीक है। एंड फिर 11, 14 में से 10 में से 0 में से 10 में से 8 गए 2, तो 2.606 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट आगे बढ़ सकता है यहाँ पे, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा जी, ठीक है।
वैसे 3 टाइम्स में कर लेते हैं, रफली अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स में हो जाएगा ये। तो 4 3 12, 1 5 3 15 16, 1 8 3 24 25, ठीक है, 1 8 3 24 25, ठीक है। तो ये आ गया 10/8.85, 4 कितना आ गया 1.13 इंटू 10⁴ यूनिट्स हम सब जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। एंड अगर इसका एक फिगर देखना है तो ऐसे हो जाएगा कि ये क्यूब है, इसके सेंटर पे यहाँ चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा इसकी सरफेस से वो कितना होगा, फाई। तो सिंपल Q/ε गॉस लॉ से फॉर्मूला लगाना है बस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम is located at the center of a cube of side 1 meter. Calculate the electric flux through each face of the cube. तो यहाँ पे जो ईच फेस का मतलब क्या है कि हर फेस पे बताना है आपको, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में इस कंप्लीट क्यूब से बताना था, बट दिस टाइम हमको ईच फेस से बताना है कि वन फेस से कितना होगा। सो लेट इट सॉल्व। अगेन चार्ज दे रखा है हमको 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। 12 माइक्रोकूलम कितना होता है, 12 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, राइट। फिर एट द सेंटर ऑफ द क्यूब साइड दे रखी है हमको, साइड से हमें कोई मतलब नहीं है वैसे, फिर भी लिख देते हैं 1 मीटर। एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है हमें ईच फेस से, तो पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε, ठीक है। चार्ज कितना है 12 10⁻⁻6, तो फाई आ गया अपना 12 10⁻⁻6 अपॉन 8.854 10⁻⁻12, फाई आया। इसको ऊपर ले जाएंगे 12/8.854 10⁻6, ठीक है। नाउ डिवाइड कर देते हैं 12 को 8.854 से, तो 1 टाइम में चला जाएगा जी 8.854, ठीक है। माइनस करें 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, फिर 9 में से 8 गए 1, फिर यहाँ पर 11 में से 8 गए 3, 3.146, राइट। अब कितनी बार में जाएगा जी, तो ये 3 टाइम से चला जाएगा। तो 4 3 12, फिर 5 3 15 16, फिर 8 24 25, 2 8 3 24 25, सॉरी 8 3 24 26 आएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे, पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए 8, एंड 6 में से 6 गए 0, फिर 10 में से 2 गए 8, 6 में से 6 गए 0, फिर 14 में से 5 गए 9, 14 में से कितने गए 5 9, फिर 10 0 बजाना, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 2 गए 0, तो 4.94908 आ गया। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा पॉइंट। तो अब कितनी बार में जाएगा ये 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स से कितना आ जाएगा ये, 0 लगा दो, 5 4 20, 5 5 25, 2 27, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 8 40 42, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 5 कितना आ जाएगा 1.35 10⁻6 आ गया जी। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अगर ये टोटल क्यूब है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स है, इसी क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं ना।
लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है ईच फेस, हर फेस से कितना होगा। तो टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होंगे। तो टोटल ये शेयर हो जाएगा 6 में, इसका मतलब 1/6 कर देंगे। तो क्यूब हैज 6 फेसेस, सो फ्लक्स थ्रो ईच साइड, ईच फेस इज 1/6 फाइव। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/6 इंटू 1.35 10⁶। और डिवाइड करें, कितना आ जाएगा ये। एक काम करते हैं, 10 को इधर लग लेते हैं, तो 13.5, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁵/6 कर लो, तो ये आ जाएगा 6 2 12, ठीक है, 15, फिर 6 2 12, 30, 6 5 30। तो 2.25 कितना आ रहा है ये, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सरफेस है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, an electric flux of -6 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम passes through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter due to a point charge placed at the center। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द चार्ज enclosed by the Gaussian surface। Second, if the radius of the Gaussian surface is double, how much flux would pass through the surface। So write down solution। Electric flux phi है -6 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रेडियस है r 10 सेंटीमीटर एंड चार्ज है q। अब फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, देखो फ्लक्स दे रखा है हमको -6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पास थ्रू स्पेरिकल गॉसियन सरफेस और रेडियस 10 सेंटीमीटर। किससे, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो फ्लक्स दे रखा है एंड रेडियस दे रखा है, हमको बताना है चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है। तो हमने लिख दिया फ्लक्स दे रखा है, ठीक है, रेडियस 10 है, चार्ज हमें बताना है। तो कॉस लॉस है फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, -6 10⁻³, ठीक है, एंड q चार्ज हो गया। एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, 8.854 10⁻12। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -6 10⁻³ 8.854 10⁻12 क्यू हो गया।
अब यहाँ से देखें 10⁻³ एंड -12 हो गई 10⁻⁹ एंड 6.6 इंटू 8.854 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 6 4 24 2 6 30 2 32 3 6 8 48 51 5 40 फिर 48 53 तो ये आ गया 5.31। ठीक है, सॉरी 53.1 क्योंकि 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाया ना तो 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा 53.1। तो ये आ जाएगा 5.31 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, एक पॉइंट हटेगा आगे आएगा तो डेसिमल आ जाएगा, 10⁻1 कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी एक तरीके से, -9 की -8 इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है द फ्लक्स will not change, the flux will not change if the radius of Gaussian surface is double। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस वह सरफेस होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं। तो गॉसियन सरफेस के डबल होने से या उसके चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है या फिर फ्लक्स पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे ये अगर कोई चार्ज है, अगर गॉसियन सरफेस आप यहाँ बनाएं या इसको डबल कर लें और यहाँ बना दें तो फ्लक्स उससे सेम ही निकलने वाला है। देख रहे हैं ना, जो फ्लक्स इससे निकलेगा वही इससे निकलेगा, राइट। तो ये गॉस थ्योरम, गॉस लॉ के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं टाइप सी के प्रॉब्लम। तो नोट डाउन टाइप सी। ऑन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the basis of Gauss theorem। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है किस पे? गॉस थ्योरम पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम लिखें। अ चार्ज पार्टिकल having a charge of -3 microcoulomb is placed close to a sheet of charge having a surface charge density having a surface charge density 5 10⁻⁻6 coulomb per meter square। Find the force of attraction between the particle and the sheet of charge। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा ऐसा आता है तो क्योंकि थोड़ा फास्ट लिखना होता है। सो सॉल्व करते हैं। चार्ज क्यू दे रखा है हमें -3 माइक्रोकूलम। देखें, चार्ज पार्टिकल -3 माइक्रोकूलम का एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? सिग्मा। तो सिग्मा है 5 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है। नाउ लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट पॉइंट इज ई। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई मानते हैं। अब ई होता गया है प्लेन शीट के लिए, अभी हमने पढ़ा है इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक लार्ज थिन शीट के लिए।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सिग्मा अपन को गिवन है 5 10⁻⁻6 अपॉन 2 एंड एप्सिलॉन 8.854 10⁻⁻12। तो ई आ जाएगा अपना, 10⁻⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा 10⁻6, फिर ये आएगा 2 इंटू 8.854। तो ई इजिकल्स टू, अब यहाँ देखें अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 को 2 से तो ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 10⁻6 और 8.854। तो ई बराबर, अब अगर एक पावर में मल्टीप्लाई कर दें इसमें 10 की तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 8.854 और एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी 5। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 को 8.854 से। तो यहाँ वन टाइम में चला, वो 2 टाइम्स में चला जाएगा ये, ठीक है। वो जा 8, 2 5 10 1, फिर 2 8 जा 16 17, ठीक है। 1 2 8 16 1 17। अब माइनस करेंगे 10 में से 8 2, ठीक है। फिर 9 में से 0 तो 9, फिर 9 में से 7 2, फिर 5 में से 7 8। तो ये कितना आया 8 पॉइंट, सॉरी 4 14 में से 7 गए 7.292। तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसको 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 4 जा 32, 3 8 5 40 43, 4 8 8 8 64, 3 64 68 6 8 जा 64 64 एंड 6, ये हो गया अपना 70, ठीक है। माइनस कर देंगे 0 6, 12 में से 8 गए 4, है ना। सॉरी यहाँ एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ 11 में से 3 गए 8, ठीक है। फिर यहाँ 8 में से 8 गए 0, नाउ ये आ जाएगा 2। तो ये आएगा 2 7 में 7 0 हो जाएगा 2088, है ना। तो इसके बाद वैसे यहीं तक ही छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी लिख सकते हैं चाहो तो। फिर 2 टाइम्स में चले जाएगा आराम से, देखो 18 2 16 होता है ना, तो ये 16 17 के पास आ जाएगा। तो 2.82 आ जाएगा इंटू 10⁵ क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब उनको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स सिंपल हो जाएगी क्या, फोर्स इजिकल्स टू क्यू। चार्ज हमें दे रखा है कि किस चार्ज पे फोर्स निकालना है, -3 माइक्रोकूलम पे। तो यहाँ लिखेंगे -3 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। एंड फोर्स बराबर क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2.82 10⁵ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 6, ठीक है। 8 24, 2 3 6 एंड 2 8 8.46 एंड 10 की पावर आ गई -1, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट, अगर इस 10 की पावर -1 को डिवाइड में लिखें तो ये आ जाएगा 0.846 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा -3 माइक्रोकूलम चार्ज पे, अगर वो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के सामने रखा होगा तो, ठीक है। एंड नेगेटिव फोर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द above problem if the sheet of charge is replaced by a conducting charge plate, what will be the force of attraction
between the particle and the plate. तो स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी इसी में, अगर शीट ऑफ चार्ज इज रिप्लेस्ड बाई कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, कंडक्टिंग चार्ज प्लेट का मतलब समझ गए, जिसकी एक थिकनेस होती है ना, तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। तो आपको याद है हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि अगर प्लेन शीट होगी, थिन शीट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगी, एंड अगर कंडक्टिंग शीट्स होती है हैविंग अ फाइनाइट थिकनेस, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाती है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब है थिकनेस वाली शीट है ना, कंडक्टिंग चार्ज प्लेट इज ई। तो ई क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन अगर आप देखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन का ट्वाइस ही तो है, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ रही है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी ट्वाइस हो जाएगी, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ट्वाइस हो जाती है ये, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। तो सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस हो जाएगी इसका। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ थिन शीट। तो F इजिकल्स टू क्यू ई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो बी ट्वाइस। तो F कितना आया था, 0.846 न्यूटन इंटू 2 कर देंगे, तो F आ जाएगा अपना 2 1, ठीक है, 9, फिर 17 16, तो 1.692 न्यूटन फोर्स आ जाएगा अगेन। एंड ब्रैकेट में लिखते हैं अगेन अट्रैक्टिव फोर्स, ये मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स are two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 centimeter between them। तो दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स लगी हुई हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, जिसका सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रॉन starting from rest near one of the plate reaches near one of the plate reaches the other plate in 2 microseconds. Find the surface charge density of plate। तो इस क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट निकालनी है।
एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले एक बात बताते हैं कि ये दोस्तों कुछ उस लेवल का क्वेश्चन है जिसका वेटेज काफ़ी हाई होता है, तो बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। काफ़ी कंसेप्चुअल है कि टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर बिटवीन देम। तो दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स रखी हुई हैं जिनके बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है नियर द वन ऑफ द प्लेट, एक प्लेट से, और दूसरे प्लेट पे पहुंच जाता है 2 माइक्रो सेकेंड में। मतलब वह 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। अब क्यों कर लेगा? क्योंकि देखो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट्स हैं, तो ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे इसको, तो इसका मतलब उसकी जो रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो 2 सेंटीमीटर तक चलेगा 2 सेकंड में, ठीक है ना। 0 से 2 सेकंड में, 2 माइक्रो सेकंड में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमको बतानी है सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी कितनी होगी। तो इसमें थोड़ा सा लीनियर मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने। तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा अपना डी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, 2 मीटर। फिर टाइम, टाइम कवर करा है 2 माइक्रो सेकेंड, 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे इसका एसेलरेशन। तो आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस का मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 इंटू 10⁻⁻² इजिकल्स टू यू ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है, रेस्ट पे है ना। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, टी की जगह हम पुट कर सकते थे 2 इंटू 10⁻⁻6, पर ज़ीरो ही हो जाएगा ये, प्लस हाफ ए एसलेशन अपन को निकालना है, ठीक है। ए टी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 2 माइक्रो सेकेंड, 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, इजिकल्स टू ये टर्म ज़ीरो हो गया, 1/2 ए 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। तो ए कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 इंटू डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कितना है, 2 10⁻⁻² अपॉन ये आ जाएगा नीचे 2 10⁻⁻6 2 10⁻⁻6। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आया 10⁻⁻12 एंड ऊपर -2, तो 10 की पावर कितना हो गया 10 एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अपने पास आ गया 2 वो 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर एक्सेलरेशन है तो इसका हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स कितना आ जाएगा, मास कितना है, इसका न्यू मास होता है 9.1 10⁻31 kg। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वैसे दे रखा होता है। तो 9.1 10⁻31 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10⁻10। तो फोर्स बराबर 9.1 10⁻21 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 9.1 10⁻21 न्यूटन फोर्स आ गया ये। अब फोर्स अगर हमारे पास आ जाता है तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्यू ही होता है ना। तो यहाँ से सारा समझे, फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है क्यू ई, एंड ई इजिकल्स टू क्या होता है, ई इजिकल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की बात है, तभी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आपको याद है ये जो सेकंड रीजन था, इस सेकंड रीजन में क्या होती है, ये दोनों ऐड हो जाती हैं। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टेक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फोर्स बराबर क्यू, और ई की जगह अपन पुट कर देंगे ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स अपने पास आई गया कितना है, 9.1, 10⁻⁻21। क्यू हमें दे रखा है 1.6, 10⁻⁻19। ई अपन को निकालना है ना, सॉरी सिग्मा अपन को निकालना है, या सिग्मा आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना, 8.854, 10⁻⁻12, ठीक है। तो सिग्मा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1, 10⁻⁻21 -12 इंटू 8.854, 10⁻⁻12 अपॉन 1.6, 10⁻⁻19। सो सिग्मा निकालने के लिए पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 9.1, 8.854 अपॉन 1.6, 10 की पावर कितना है, -24, और -19 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, -12, -21 एंड -12, -31, -31 और 19, 31 में से 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 10 की पावर ये आएगी -12, ठीक है। कितना आ रही है, 10 की पावर -12। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 9.1 और 8.85 का मल्टीप्लाई है ना, तो इसको डिवाइड कर दो पहले। यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 91/16, 16 5 से 85 आ गया, कितना है 1 1, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे, इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर 16 6 से 96, कितना हो जाएगा 14, 0 लगा देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 9। तो आया 5.69 इंटू 8.854, 10 की पावर -12। सिग्मा इजिकल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बस। तो 8.854 इंटू 5.69, तो 9 4 36, 3 9 5 45 और 3 48, 9 8 72 और 4 76, तो 9 8 72 और 7 79, ठीक है। फिर 6 4 24, फिर 6 5 30 और 2 32, 6 8 48 और 3 51, फिर 6 8 48 एंड 53। कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें। 5 4 20, 2 5 5 25, 2 27, 5 4 5 8 40 42, 4 5 4 5 8 42 एंड 4 44, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 6 2 कैरी 1 9, ठीक है। फिर 9 10 17, फिर 7 3 10, 10 और 2 12, फिर 1, तो ये आया 50.0, सही है ना, 91, ठीक है, 50.27926। तो इसको हम 50.27 को 50.3 भी लिख सकते हैं ना, इंटू 10 की पावर -12। अब ये आ गया 50.3 10 की पावर -12, तो सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, 5.03 10 की पावर -11 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेशन के कारण छोटी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ -21 है और ये -12 है, तो दोनों को ऐड करेंगे -33 आ जाएगा, है ना। और 33 में से 19 माइनस करेंगे तो ये -14 आ रहा है, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पर ये जो हमने सम करा था, तो यहाँ पर 503 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 50.4 हो जाएगी, तो बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। तो ये 5.04, और ये पावर -12 -14, फिर -14, तो अब एक पावर कम करेंगे तो -13 आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, देख लो। -21 -12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -33 तो आ रहा है, 2 and 1 3, 2 and 1 3, ठीक है। एंड यहाँ पर ये
7, ये कैरी यहाँ से आ जाएगा ना, 9 एंड 10 17, 1 कैरी आएगा तो 8 3 11 एंड 2 13, तो ये 503 आ रहा है। तो 37 को हम 50.4 लिख सकते हैं, जिसको हमने लास्ट में 5.04 कर दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 4 centimeter. Calculate the linear charge density. अब ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन देखें, इनफाइनाइट प्लेन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज आप समझते हैं, ठीक है, जो E = 1/4πε 2 λ/r था। तो यहाँ पर ये लैम्डा दे रखा है, जो फील्ड दे रखा है E दे रखा है, तो यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9 10 की पावर 4, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस D 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, तो ये है अपना लैम्डा, और ये हो जाएगी, कैलकुलेट करना है। तो इस जगह 4 सेंटीमीटर को 4 × 10 की पावर -2 मीटर लिख देते हैं। ये क्यों लिख देते हैं, क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं और मीटर में ही लिखना होता है ना, और ये न्यूटन पर कूलम है। अब यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज इस E = क्या हो जाएगा, 1/4πε 2 λ/r। तो E कितना है यहाँ पर, 9 10 की पावर 4 1/4πε 9 × 10 की पावर 9 2 लैम्डा कितना है निकालना है, अपॉन R कितना हो जाएगा 4, R मतलब डिस्टेंस 10 की पावर -2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 10 की पावर 4 इंटू 4 10 की पावर -2 अपॉन 9 10 की पावर 9 इंटू 2 बराबर लैम्डा। 9 से 9, 4 से 2 गया 2, अब 2 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 4 10 की पावर -11 = लैम्डा। तो 2 10 की पावर कितना आया, ये -7 क्या है, कूलम पर मीटर लैम्डा, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई अपनी। प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। ये वो प्रॉब्लम है जो बोर्ड्स में आती रहती है। S1 S2 are 2 parallel concentric sphere enclosing charges Q and 2Q respectively as shown in figure 3.16, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास एक ए स्क्वायर दे रखा है, एक ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये है S1, ये है S2,
एंड इसके अंदर ये चार्ज है Q एंड यहाँ पर एक चार्ज है 2Q, ठीक है। एंड फर्स्ट हमें निकालना है इसमें व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through S1 and S2 be how much, how will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant five is introduced in the space inside S1 in place of air. सो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास φ1 दे रखा है, निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मान लेते हैं φ1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें कि ये Q एंड 2Q चार्ज दे रखे हैं ना, एंड फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है ये कि रेशियो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थ्रू S1 एंड S2 की। S1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना है और S2 से उसका रेशियो बताना है। तो φ1 मानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 की, S1 से φ1 निकल रहा है। तो φ1 कितना हो जाएगा बताएं। φ1 हो जाएगा इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है। गॉस थ्योरम कहती है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द चार्ज क्लोज। तो चार्ज कितना है Q/ε, ठीक है ना। ये हो गया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। φ2 कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 से कितना निकल रहा है। तो φ2 बराबर, अब H2 सरफेस में अगर देखें तो उसमें 2Q भी है इस सरफेस के अंदर और ये Q भी है, तो ये दोनों को ऐड करना होगा क्योंकि इस H2 के अंदर Q और 2Q दोनों आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2Q प्लस Q कितना हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन 3Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो φ1 रेशियो φ2 कितना आ रहा है φ1 Q अपॉन एप्सिलॉन, फिर रेशियो 3Q अपॉन एप्सिलॉन, मतलब 1:3, ठीक है, या 1/3 भी बोल सकते हैं। अब सेकंड क्या है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पेयर S1 चेंजेस। स्पेयर S1 से फ्लक्स चेंज होगा इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड द S1 इन द प्लेस ऑफ एयर। तो इसके अंदर जो एयर है उसकी जगह अगर हम K कांस्टेंट का या फिर 5 कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं तो फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ये सभी K टाइम्स डिक्रीज कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 इज इंट्रोड्यूस। तो सिंपली फ्लक्स 1/K टाइम्स हो जाएगा, तो 1/5 Q/ε, ठीक है। S1 से ही तो पूछा है कि S1 में कितना होगा, तो 1/5 K 5 है एंड Q/ε जो फ्लक्स था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम, द फ्लक्स of the electrostatic field
through the closed surface S dash is found to be 4 times that 4 times that through the closed spherical surface S. ठीक है, फिगर 3.15 में दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड of the charge Q given Q1 is equals to 1 microcoulomb, Q2 is equals to minus 2 microcoulomb, and Q3 is equals to 9.854 माइक्रोकूलम। सो फिगर अपने पास दे रखा है, ये एच डैश सरफेस है, ये एच सरफेस है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये आपका Q1 Q2 Q3 चार्ज है, ठीक है। ये दे रखा है आपको 1 मीटर एंड ये दे रखा है आपको 2 मीटर। तो रीड करें क्वेश्चंस को, इस प्रॉब्लम को। क्या दे रखा है कि फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस एच डैश। तो एच डैश से जो फ्लक्स निकल रहा है इज फाउंड टू बी, मतलब इससे जो फ्लक्स निकल रहा है इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स दैट थ्रू द क्लोज सरफेस थ्रू एस। वो 4 टाइम्स है जो एस से निकल रहा है। तो एच डैश से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि लेट फाई एंड फाई डैश बी द फ्लक्स of electrostatic field through the closed surface S and S dash respectively। एस से निकल रहा है फाई एंड एच डैश से निकल रहा है फाई डैश, ठीक है। इससे फाई है और इससे फाई डैश है। तो जो एच डैश से निकल रहा है वो 4 टाइम्स है, इसका मतलब फाई डैश 4 टाइम्स हो जाएगा फाई के। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फाई है फ्लक्स थ्रू एस वो कितना हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है एस के अंदर, Q1 Q2 Q3। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। टोटल चार्ज डिवाइड बाई द एप्सिलॉन टाइम्स। तो Q1 कितना हो जाएगा अपना, Q1 है 1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। एंड पावर भी लगाएंगे 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6। Q2 कितना है -2 माइक्रोकूलम, तो प्लस -2 10 की पावर -6। Q3 कितना है 9.854 10 की पावर -6 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। 5 10 की पावर -6 सब में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 -2 प्लस 9.854, एप्सिलॉन कितना होता है 8.54 10 की पावर -12। तो 5 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 6 एंड ये 9.854 में से -1 जो बचेगा -1 करेंगे तो 8.854 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 8.854 10 की पावर -12। 5 कितना आएगा कैंसिल, 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आया किससे निकलने वाला फ्लक्स,
एस से। अब हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू निकालना है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे आल्सो एस एस डैश से कितना निकल रहा है फ्लक्स, तो इसके अंदर सभी चार्ज का सम करेंगे तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो 5 डैश क्या हो जाएगा, Q प्लस इन सब का ऐड करेंगे सम, तो कितना आता है 8.854 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 8.854 10 की पावर माइनस 12। ये आ गया 5 डैश। सिंस 5 डैश जो है वो 4 टाइम्स है किसके, 5 के, तो 5 डैश की जगह वैल्यू रखेंगे Q प्लस 8.854 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 8.854 10 की पावर माइनस 12 एंड 4 टाइम्स कर देंगे 5 का। 5 कितना था, 10 की पावर 6। ठीक है, अभी निकाला था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए इधर, 4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 8.854 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, एंड ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 8.854 10 की पावर माइनस 6। तो Q इज इक्वल्स टू, अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 8.854 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6.854 10 की पावर माइनस 6। Q इज इक्वल्स टू, इसमें और इसमें कॉमन है 8.854 10 की पावर माइनस 6, ये दोनों टर्म कॉमन, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -1। Q इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8.10 की पावर माइनस 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जो 12, कैरी 1, 5 3 15 16, कैरी 1, 8 3 24 एंड 1 25, कैरी 1, 8 3 24 25, तो 20 तो कैरी 2, तो 8 3 25 24 26, तो 26.562 एंड माइनस 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रोकूलम लिख देंगे। सो ये आएगी द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो होता है एंड। सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे, सभी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सभी टाइप के हमने कर लिए, फ्लक्स वाले भी कर लिए एंड गॉस थ्योरम के ऊपर भी हो गए, फिर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, लाइन चार्ज, शीट चार्ज, स्पेरिकल। तो ये चैप्टर अगर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो ये चैप्टर आज यहाँ होता है कंप्लीट। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड अकॉर्डिंग टू रिफ्रेशर्स के हिसाब से देखें तो हम अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो उसका 4th चैप्टर आ जाएगा। जैसे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने, चैप्टर 1 2 3, मतलब कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम। तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अब स्टार्ट होगा। तो फिर मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाली वीडियो में। तब तक मस्त पढ़ाई करो, फिजिक्स के और क्वेश्चंस लगाते रहो। ठीक है, एंड तैयारी करो बहुत बढ़िया से। चलिए फिर, हैव अ गुड डे। एंड चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी फिज़िक्स में हमारे साथ जुड़ सकें, वो भी फिज़िक्स को सिंपल लैंग्वेज में सीख सकें, है ना। एंड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो या कोई भी तरीके का आपके मन में क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर टिल देन, बाय बाय, सी यू।